सर जैसे महिलाओं को शनि का व्रत रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? पर कई लोग कहते हैं कि शनि का महिलाओं के लिए शनि का ऐसा व्रत नहीं है, उचित ऐसा नहीं नहीं है। है। देखो, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं कि महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार सुना है ज्योतिषों से कि मंगल का व्रत महिलाओं के लिए बेकार है। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास किसी की किस्मत बदलने की ताकत होती, आजकल एक बच्चे के पीछे माता भागती रहती है। पहले 8-8, 10-10 होते थे, बच्चे अपने आप ही पल जाते थे, अपने आप ही खा लेते थे। विनती करो शादी की। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैंने 10 को भेजा है तो 8 की शादी है साल भर की। क्या व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है? आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जो अपने ज्ञान से लोगों के जीवन में रोशनी फैला रहे हैं एंड वो एक एस्ट्रोलॉजर ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और एक गुरु भी हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ मिस्टर मनीष अग्रवाल जी से। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जय माँ पहाड़ी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी सर। एंड ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्ट नोटिस, अच्छे लोग हैं तो उनकी हमेशा बात को ऊपर रखा जाएगा। तो सर जैसे मैं अभी देख पा रही हूँ कि आपकी उम्र बहुत कम है, फिर ये एस्ट्रोलॉजर का क्षेत्र क्यों चुना आपने? ऐसा नहीं है कि उम्र कम है, अब तो मिडिल एज क्रॉस, मिडिल एज में ही है। हम्म, बट एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र मैंने अभी नहीं चुना। 11th क्लास में जब मैं था, मैं तब से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ। अलग अलग मेरे अनेकों गुरु रहे हैं, अनेकों। फिर बाद में मैंने इसको और अध्ययन करने के लिए भारतीय विद्या भवन से आचार्य करी, आगे और पढ़ाई करी, ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कर्मकांड, सारा कुछ करा। तो किसी भी स्टडी के लिए उम्र की तो जरूरत नहीं है, लगन की जरूरत है। हाँ, अब मुझे पता है 30 साल से ऊपर हो गए मुझे इसका अध्ययन करते हुए, और 18 साल से प्रोफेशनली कर रहा हूँ और अभी भी सीख ही रहा हूँ। जब मैं पढ़ाता भी हूँ तो भी जब पढ़ाता हूँ तो आप लोगों के या स्टूडेंट्स के और जो लोग रिप्लाई करते हैं उनके क्वेश्चन से भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक जीवन में तो नहीं आ सकता। और आजकल जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं, 2 दिन, 10 दिन, 6 महीने, 3 महीने, राम मालिक। मेरे तो गुरु के.एन. राव सर हैं मेन, और नहीं आ सकता, एक जन्म भी कम है, इतनी डीप साइंस है ये। मतलब ज्योतिष अथाह समुंदर है। सबसे क्षीर सागर आप कह दो, यस सर। क्षीर सागर है ज्योतिष। तो ये मनुष्यों के लिए कितना लाभदायक है? देखिए, इट इज प्योरली अ साइंस। इट इज नॉट अबाउट द मनुष्य। ज्योतिष के अंदर सबसे पहले मैदनी, आपका मैथमेटिकल पार्ट आता है, प्रश्न शास्त्र आता है, मैदनी शास्त्र आता है। मनुष्य की प्रिडिक्शन तो लास्ट पार्ट है। और हम लोग ना भ्रम में फंसे हुए हैं कि ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जबकि ज्योतिष के अंदर 12वां घर है मोक्ष का। आज तक मेरे पास इस तरह के लोग कभी नहीं आए कि हम अपने कर्म कैसे सुधारें ताकि हम उस मार्ग पे चल सके। ज्योतिष वो है। ज्योतिष एक, आप जीवन का हर पहलू दर्शाने की क्षमता रखता है, बस उसको पढ़ना आना चाहिए। साथ साथ मैदनी ज्योतिष आपके विश्व की हर चीज बताने की क्षमता रखती है। जैसे अभी ही कुछ टाइम पहले मैंने प्रिडिक्ट करा था कि बड़ा कोई मंत्री रिजाइन देगा, वाइस प्रेसिडेंट ने दिया, कई राज्यों में बाढ़ आएगी, रूल रेगुलेशंस, ये सब मैदनी का है। तो मैदनी, प्रश्न शास्त्र, मुहूर्त शास्त्र, अलग अलग कई शास्त्र है इसमें, इन सब का कंबाइन करो
तो एक ज्योतिष बहुत अच्छी गाइडेंस है, बहुत अच्छी, बट उस पर डिपेंड मत हो। कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों चीजें, कर्म तो एक लेबर क्लास भी कर रही है, किस्मत तो लिखवा के आए हैं ना, बट कुछ चीजों के माध्यम से आप अपनी किस्मत बदल भी सकते हैं। बदल सकते हैं। बस प्रॉपर गाइडेंस और विश्वास चाहिए, कर्म तो प्रधान रहेगा ही। पर सर जैसे अच्छा मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है एक कि जैसे बहुत सारे लोगों को बाय द वे किसी ज्योतिष ने कह दिया कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि काल सर्पदोष है क्या? और ये आपके जीवन में क्या दुष्प्रभाव डालता है? देखिए, जो एक कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन आपने पूछ लिया। जो ज्योतिष का मूल शास्त्र है वो है भरत पराशर होरा शास्त्र। उनके अंदर कहीं भी काल सर्प योग की व्याख्या नहीं है, इसकी व्याख्या बाद में हुई। भरत पराशर में नाग योग तो जरूर है, सर्प योग है, लेकिन काल सर्प योग के अंदर भी क्या है, एक होता है राहु और केतु की चाल उल्टी होती है, सारे ग्रह ऐसे चलेंगे वो उल्टा चलेंगे। तो अगर राहु ग्रहों को खा रहा है तो शांति करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देगा ही देगा। लेकिन अगर केतु ग्रहों को खा रहा है तो फिर वो नागमणि योग भी बन जाता है। तो काल सर्प को एक तरफ अगर राहु का है तो उसको हम शांत करेंगे, लेकिन अगर केतु का है तो काल सर्प योग से उसको बल देंगे। आपने सुना होगा बहुत बार ऐसा होता है कि कईयों की कुंडली में काल सर्प योग है और बहुत राइज करे हैं। उसका रीजन यही है, आपको ये देखना है कि वो काल सर्प योग किस तरह का है, कुंडली में किस तरह से वो योग बना रहा है, कि वो राहु से ग्रस्त है या केतु से ग्रस्त है, उसको हमें पावर देनी है या उसको शांत करना है। किन कुंडली में 12 भाव है, 12 भावों में वो कहां पर असर करेगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे किस घर पे वो असर करता है सबसे ज्यादा? सारे 12 भाव हैं, 12 के 12 भाव में सब पे असर करता है। जिस भाव में काल सर्प योग बना है उसके कारक तत्वों को प्रॉब्लम देगा। पर हमें कैसे पता चले विदाउट किसी प्रेडिक्शन के कि हमारी कुंडली में काल सर्पदोष है? देखिए, आम आदमी को कैसे पता चलेगा? लोग, अब मैं हमेशा बोलता हूँ आपके उसके भी कुछ तो लक्षण होंगे सर जी। देखिए, लक्षण मेन तो यह है, काल सर्प योग अगर खराब है तो आपके काम बंधेंगे, चलते चलते दिक्कत आएगी, हेल्थ में दिक्कत आ सकती है। अब लेट्स से 12 भाव है, पंचम भाव में हो गया तो पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, लव अफेयर में दिक्कत आ सकती है, बच्चों में दिक्कत आ सकती है, 7th हाउस में शादी में, पार्टनरशिप में, 8th हाउस में हेल्थ में, छठे हाउस में रोग ऋण शत्रु में दिक्कत आ सकती है, लगन में है तो पूरे हर चीज में दिक्कत आ सकती है, 10th हाउस में है तो आपके कर्म में दिक्कत आ सकती है, 11th हाउस में इनकम नहीं रुकेगी, 12th हाउस में अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे, अनएक्सपेक्टेड आपके पास पैसा बाद में आएगा, पहले निकल जाएगा, बिना बात की कलेश होंगे, आपका नाम खराब होगा। तो हर भाव का अलग अलग हिसाब है, वो देखना पड़ेगा हर कुंडली में किस तरह है। लेकिन अगर जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम चल रही है तो खाली काल सर्प योग ही नहीं, कई और भी दोष होते हैं, उनको भी प्रधानता दी जाती है, जैसे पितृ दोष, ग्रहण दोष, गुरु चंडाल दोष, विष दोष, शापित दोष, नक्षत्रों के दोष हैं कुछ, सबसे बड़ा दोष है षडाष्टक दोष, मृत्यु भाव तालिका दोष, ये सब और काल सर्पयोग से भी ज्यादा घातक दोष है। पितृ दोष, पिशाच दोष, बंधन दोष, कहां तक जाएंगे? और जब तक कुंडली में दोष निवारण नहीं होगा,
जब तक कुंडली में दोष निवारण नहीं नहीं। होगा, आप ये समझ के चलिएगा, आप राइज नहीं कर पाएंगे, चमक नहीं सकते। चमक नहीं सकते। कितने भी कुंडली में कितने भी धन योग राजयोग हो, वो दोष बाधक है और बाधा करेगा। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपने फील्ड में। उन्हें भरोसा भी रहता है कि हम एक दिन फेमस हो जाएंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी कई जिद्दोजहद करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाते या उनका जो एक्सप्लोर नहीं कर पाते। फिर ऐसा क्या होता है? कौन सा ग्रह है जो उनको रोके रखा है उनकी उसको फ्यूचर को? कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण है लगन और केंद्र और त्रिकोण। मतलब कुंडली का फर्स्ट हाउस, फिर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। सबसे पहले लगन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जिस कुंडली में लगन ही पीड़ित हो गया, या लग्नेश मतलब लगन का लॉर्ड, फॉर एन एग्जाम्पल मेष लगन की कुंडली है तो लगन का स्वामी मंगल हो गया, लग्नेश। कहीं लगन मेष राशि लगन तो पीड़ित नहीं है या फिर मंगल तो पीड़ित नहीं है। जिस कुंडली में लगन का हो गया तो उसकी जीवन पूरी जीवन कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहेगी, ये कंफर्म्ड है। उसके बाद आता है जो मैंने कहा षडाष्टक। षडाष्टक जो होता है वो होता है ग्रहों का 6-8 का संबंध। इसके अंदर क्या होता है, आप लेके चलिएगा कि ग्रहों का आपस में 6-8 का संबंध बन गया तो तकलीफें और लाइफ ऊपर नीचे चलती रहेगी। कोई एक स्पेसिफिक ग्रह ऐसा नहीं है कि इसी की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी, बट अगर आप स्पेसिफिकली भी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कुंडलियां बेसिकली जो आती हैं वो राहु, केतु या शनि की वजह से आती है, क्योंकि ये जो 3 ग्रह हैं ये एक्सट्रीम लेवल पे ऊपर नीचे करने की क्षमता रखते हैं। ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टी मिलियनियर बना सकते हैं, बिलियनियर बना सकते हैं, नहीं तो राजा को रंक भी बना देंगे। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कुंडली के ऊपर। और कई बार होता है शुभ ग्रह भी, गुरु शुक्र, ये भी अगर पीड़ित हो गए तो आदमी को बहुत कष्ट देगा। सूर्य भी दे सकता है, बाकी सारे ग्रह दे सकते हैं। सूर्य कहते हैं सूर्य उच्च या नीच का होना, जब सूर्य नीच का होता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहले कुंडली में सूर्य को बोला गया है राजा। अगर राजा, इसको इस तरह से आप समझिए, अगर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ही स्ट्रांग है, लीडर स्ट्रांग है, तो उसकी पूरी टीम काम करेगी। और अगर लीडर ही खराब है तो सारी कुंडली में दिक्कत होती है। सूर्य सबसे पहले जो है वो है आपके तेज, आपकी आत्मा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपको बोलने का तरीका, समाज में एक पर्सनैलिटी। सूर्य राजसी ठाठ एक राजयोग है, बट सूर्य क्योंकि राजा है, सूर्य अच्छा है तो राजसी ठाठ, ये सब चीजें बहुत है। अगर सूर्य खराब है तो दिक्कत दे सकता है और देगा भी। उस आदमी को कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन यश नहीं मिलेगा। यश नहीं, सब कुछ करने के बाद भी ही विल बी थैंकलेस। अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है। अगर आप न्यूमरोलॉजी की भी बात करें तो सबसे पहला नंबर क्या आता है? 1 सूर्य। अपने दम पे खड़े होने वाला व्यक्ति, जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो है सूर्य। 1 भी अपने दम पे खड़ा है ना? यस, क्योंकि सूर्य है।
अगर सूर्य कुंडली में अच्छा है तो सारे ग्रहों को काम करना ही पड़ेगा। राइट। मास्टर जी डंडा लेके बैठे हैं तो फिर सब कुछ अच्छा है अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा सूर्य है। और चंद्रमा जी। पूरी कुंडली के अंदर सबसे प्रमुख यही है, क्योंकि राजा रानी है। ये कैसा खराब होता है हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में जो सूर्य है वो कैसे खराब हो जाता है? बाय द वे खराब होता है तो कैसे होता है? देखो, अब अगर देखो जैसे 15 अप्रैल एक फिक्स है, 15 अप्रैल, वो 16 भी हो सकती है, एक दो दिन आगे पीछे भी। इस दिन संक्रांति आती है जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। ओके। सूर्य की चाल 360 डिग्री है साल की। एक हाउस में वो 30 दिन रहता है। ओके। तो अगर आप वो भी देखेंगे तो 15 अप्रैल से 15 मई, 15 एक एक महीने की सोलर प्रिडिक्शंस होती है बिकॉज ऑफ सन प्लैनेट एक एक महीने की। अब जब वो अप्रैल में होगा 15-16 के बाद, तो वो उचका हो गया। सूर्य बली है और काल पुरुष कुंडली में लगन में बैठा है। लेकिन ठीक 6 महीने बाद तुला में आते ही वो नीच का हो गया। क्यों? व्हाई? मैं बता रहा हूँ 30 डेज जिस राशि में ग्रह उचका होगा, ठीक 180 डिग्री उसके ऑपोजिट वाले घर में ग्रह नीच का हो जाएगा। सेम वाइसा वर्सा। नीच का जो उसका ग्रह है ठीक ऑपोजिट 7th हाउस में, मतलब आप लेके चलो 360 डिग्री है, 1 डिग्री से 180 डिग्री के 1 डिग्री पे उचका है, तो 181 डिग्री पे नीच का। It is totally mathematical science. टोटल मैथमेटिकल फॉर्मूलेज है। क्योंकि सोलर सिस्टम को तो नहीं पता ना भाव कौन से हैं। पर हाँ जी, सोलर सिस्टम तो 360 डिग्री है। तो बेसिकली तो एस्ट्रोलॉजी जो एस्ट्रोनॉमी है वो आपको डिग्री से चलती है। डिग्री से चलती है। तो सर जैसे जब हम लोग ज्योतिष के पास में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपने अपना सूरज खराब कर दिया, पिता के साथ बोलचाल खराब हो गई आपका, या आपने मैंने सीनियर को कुछ कहा तो जाके आपका सूर्य खराब हो जाता है। इस टाइप का मिथ है, क्या ये है? इससे सूरज खराब होता है? देखिए, कारक तत्व, कोई भी ग्रह या कोई भी कुंडली का भाव, उन सबके कारक तत्व हैं। अब कारक तत्व क्या होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। कारक तत्व होते हैं कुंडली में कि आप कुसुम हो, मैं मनीष हूं, तो मेरी अपनी कुछ क्वालिटीज हैं, राइट, आपकी अपनी कुछ क्वालिटीज हैं, वो कारक तत्व है कि सूर्य इन चीजों का कारक है। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य राजा का कारक है, सत्ता का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है। अब अगर आप सत्ता बोले तो प्राइवेट जॉब है, तो आपके जो बॉस हैं वही सत्ता हो गई ना। यस। तो अगर आप उनको हिलाएंगे तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पक्का आएगा। जैसे एग्जाम्पल बताऊंगा, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग क्योंकि लव अफेयर इन सब में ज्यादा है ना, न्यू जनरेशन की फ्राइडे को अपनी वाइफ को शॉपिंग कराओ, ये करो, डायमंड खरीदो ये करो, है ना, शुक्र अच्छा हो जाएगा। शुक्र अच्छा हो जाएगा। अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देने लग जाओ ना। एक तरफ तो आप उसको धुतकार रहे हो और एक तरफ उसको आप कैंडल लाइट डिनर पे लेके जा रहे हो, तो फिर शुक्र तो खराब होगा। शुक्र तो खराब होगा ही होगा ना। हाँ जी। तो फिर आप ये समझ के चलिए ये चीज गलत है, ये सब मिथ है। एक तरफ आप देवी की पूजा करने के लिए कन्याओं को उनका पूजन करते हो, और एक तरफ आप बाहर जाके लड़कियों को गलत नजर से देख रहे हो। अपनी घर की वाइफ को आप सम्मान नहीं दे रहे।
क्या रोज देने से, डायमंड देने से होगा शुक्र ठीक? तो ये जो दिए हुए हैं ना, जिसके कारक चाहे सूर्य का पिता, चंद्रमा का माता, पहले उनसे रिलेशन ठीक करो। फालतू के बेकार की रीलों से ज्यादा जो आजकल नए नए एस्ट्रोलॉजर्स बन गए हैं। यस सर। हाँ, ये चांदी गिफ्ट करने से आपका शुक्र उच्च का हो जाएगा, चमक देखो जाएगा। ये सब कारक हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि ये नहीं होगा, बट लेकिन सबसे पहले जो मेन चीज है उनको तो पकड़ो। राइट। सबसे पहले जो मेन चीज है उसको तो पकड़ो। बुध है, बुध को राजकुमार बोला गया है। यस। ज्योतिष में राजकुमार का मतलब बच्चा। बच्चा। एक तरफ आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे और कि जी बुध के मैं उपाय कर लेता हूँ। राइट। अपनी जिम्मेवारियां घर की आप पूरी नहीं कर रहे। बहुत लोग होते हैं ऐसे जी। तो क्या बुध ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। गुरु आपके दादा, बुजुर्ग, ब्राह्मण, एक तरफ आप उनको वृद्धाश्रम में भेज रहे हो और एक तरफ कहो कि गुरु की ब्लेसिंग मिल जाए कि मैं गुरु मंत्र ले लेता हूं। और एक्चुअल में ये हो भी रखा है, ये हो रहा है ना, तभी तो मैं कह रहा हूं। यस। ये सब देख रहे हैं ना, चल रहा है आजकल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब हर जना शनि 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 करता रहता है, डरता है। शनि है सेवक। आप अपना जो स्टाफ है उनको आप बिल्कुल ऐसे समझते हो कि नौकर है। नौकर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनके साथ लीनियंट बिल्कुल रहो, बट एक लिमिट में तो चलो। लिमिट में तो चलो। कभी कभार हार्श होना ठीक है। आप उनकी सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे, उनके बोनस नहीं दे रहे, रूडली बिहेव कर रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो कहां से शनि ठीक होगा? उनकी प्रॉब्लम ना समझना। हाँ। यस। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सारी चीजों से शनि खराब होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शनि है क्या सर? सबसे पहले जानना चाहूंगी कि शनि है क्या? शनि है ज्योतिष के अंदर उनको बोला गया है सेवक। सेवक। हाँ। शनि जिसका अच्छा है या तो कि जी वो नौकरी में चला जाए, और बहुत अच्छा है तो बताइए। अफसर। हाँ, अफसर बन सकता। फैक्ट्री लगाओ, क्या पता वो नौकरियां दे। ओके। नौकरी का कारक है ना। बहुत अच्छा शनि भी है तो फैक्ट्री भी तो लगा सकता है। यस। और सेवक को जनरेट करे। सेवा को जनरेट करे। शनि न्याय है, कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। शनि के ऊपर आपको एक कथा सुनाता हूं। यस। अगर आप। नहीं सर, बिल्कुल। एक बार लक्ष्मी जी और शनि जी दोनों में बहस हो गई कि हम में श्रेष्ठ कौन है। तो सबसे पहले वो लक्ष्मी जी विष्णु जी से पूछती हैं तो कि बताइए प्रभु, कौन हम दोनों में श्रेष्ठ है? अब वो कहते हैं अगर मैंने शनि जी को बोला तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी, लक्ष्मी जी को बोला तो शनि देव की क्रूर दृष्टि आ जाएगी। उन्होंने करके ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, उन्होंने शिव जी के पास भेज दिया। इस तरह घूमते 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 लास्ट में वो पहुंच गए नारद मुनि जी के पास कि इनके पास आंसर मिलेगा। अब नारद जी कहते हैं कि सब जगह हुआ है और मुझे फंसा दिया। कहते हैं ठीक है, अब समाधान तो देना पड़ेगा। तो वो दोनों को कहते हैं कि आप थोड़ा सा जाइए और फिर वापस आइए। वो 2-3 बार ऐसे करते हैं तो दोनों को गुस्सा आने लगता है कि आप कर क्या रहे हो नारद जी। कहते हैं आप दोनों ही श्रेष्ठ हो, बस फर्क ये है लक्ष्मी जी आप आती भी श्रेष्ठ लगती हैं और शनिदेव आप जाते हुए श्रेष्ठ लगते हैं। ओके। कि जब आप जा रहे हैं तो शनि क्योंकि जब भी आएंगे तो जो आपकी कुंडली का और जो कर्मों का लेखा जोखा है वो सामने रख देंगे। ओके। सामने रख देंगे। कर्मों का फल इधर ही मिल जाएगा। और
साढ़े सती कोई डराने की बात नहीं है या शनि कोई खराब नहीं है। अगर आप इंडिया की भी कुंडलियां चेक करेंगे, पीएम प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर साढ़े सतियों में बनते हैं। राइट। शनि बहुत अच्छा ग्रह है, बस अपने कर्म अच्छे रखो। ऑब्वियसली शनि खराब उसी का होगा जिसके कर्म खराब होंगे, बस है ना। वो कार्मिक ग्रह हैं, कार्मिक ग्रह है, कार्मिक ग्रह, न्याय का देवता न्याय है। का देवता है। शनि अच्छा है तो जज बनाएगा, वकील हाँ, बनाएगा, क्योंकि वो अनुभवी है, बस। बूढ़ा है। हाँ, तो जब शनि का प्रभाव, दुष्प्रभाव किसी व्यक्ति पे पड़ता है, तो उसको मतलब मैं कैसे प्रिडिक्शन करूं कि सामने वाले पे शनि का प्रभाव है? देखिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट सब देखने वाले हैं, तो व्यक्ति जज कर सकता है कि कैसे। देखिए, शनि का जो है ना प्रभाव, हम्म, सबसे पहले अचानक ठीक चलते चलते पाँव में दर्द आने लग जाए। पाऊं मैं क्यों? ये कथा है कि जब शनि देव का और हनुमान जी का युद्ध हुआ था, तब हनुमान जी ने उनकी पाँव पे गदा मारी थी। ओके। और वो थोड़ा लंगड़ा के चले थे और वो इतने दर्द में थे कि उन्होंने कहा, प्रभु मुझे दर्द से मुक्ति तो दिलवाओ। तब हनुमान जी ने उनके पाँव पे सरसों का तेल लगाया था। तो अभी शनिदेव को सरसों चढ़ता है, सरसों का तेल चढ़ता है, और उसके पाँव पे शनिदेव को सरसों का तेल ऐसे चढ़ाने की बजाय पाँव पे उनको लगा के उनकी मालिश करिए, तब प्रॉपर शनि शांत होते हैं, क्योंकि उससे उनके पाँव का दर्द खत्म होता है। ओके। ये है। फिर पाँव का दर्द। दूसरी चीज, अगर शनि खराब है तो कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लगेगा, आलस आना लगेगा, आलसी हो जाएगा आदमी। शनि आलस्य है, राइट, ठीक है, रूड है। बट ये तो इमीडिएट, देखो रूडनेस तो आपको पता चले ना चले, सामने वाले को पता चलेगा, बट आपकी टांग में दर्द खुद हो रहा है, आपका अब उठने का मन नहीं कर रहा, कि बस करते हैं, चीजों को डिले करने का मन कर रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, या शुगर और वो शनि और गुरु का संबंध आ रहा है, आपको मीठा खाने की क्रेविंग होने लग गई, क्या पता शुगर हो जाए। तो ये सब चीजें शनि के कारक तत्व हैं। चलते चलते एकदम से चीजें अटकने लग गई, राइट, अटक रही हैं, तो ये सब शनि दे रहा है। एक और चीज बताता हूं आपको, नॉट 100% बट 75 to 80% रिजल्ट देती है। नॉर्मली आदमी के जीवन में 3 बार साढ़े सती आती है। पहली साढ़े सती में अगर 12 साल के अंदर अंदर बच्चे की साढ़े सती आ गई, तो दादा दादी में से किसी की मृत्यु का संकेत। दूसरी साढ़े सती में माता पिता की मृत्यु का संकेत, और तीसरी साढ़े सती में स्वयं के लिए संकेत। तो अगर बच्चा है, दादा दादी एकदम बीमार हो रहे हैं, तो चेक करवाइए, क्या पता बच्चे की कुंडली में तो साढ़े सती का शनि का नहीं आ रहा। तो ये सब देखने वाली बातें हैं। तो सर, अब जैसे मेरी कुंडली में मान लिया शनि का दोष है, अब मैं शनि को दोष को मिटाना चाहती हूँ, तो उसका उपाय? शनि है तो दोष क्या है, कुछ नहीं है। देखिए, ये कुंडली बताएगी कि कुंडली तो सर के दोष अंदर तो है ही ना। उस दौरान मुझे बिल्कुल बूढ़ा होने लगेगा शरीर, असमर्थ महसूस करने लगूंगी, आलस महसूस करने, तो ये प्रभाव, दुष्प्रभाव ही तो है। देखो, शनि को शांत करने के लिए कुछ छोटे छोटे आपको रेमेडी बता देता हूँ। सैटरडे को एक तो सुंदरकांड करिए, बहुत अच्छा उपाय है। सुंदरकांड करते क्यों? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। ओके। और शनि देव को जब लंका दहन के टाइम पे आजाद करवाया था हनुमान जी ने, तो वरदान दिया हुआ है कि जो आपकी उपासना करेगा मैं उसको तंग नहीं करूंगा। ओके। तो सुंदरकांड। शाम को शनि देव को तेल वाला जरूर चढ़ाएं, तेल, काले तिल, काली उड़द,
कपड़ा, काला कपड़ा, कुछ लोहे का आइटम, ये शनिदेव को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ठीक है। इसके बाद हो सके तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़े शनिवार को। इसके पीछे भी एक कथा है शनि की। ये क्या है? सुनाइए। अयोध्या बड़ी खुशहाल थी। तो ये हुआ कि शनिदेव साढ़े सती के लिए नीचे आ रहे हैं अयोध्या में। तो दशरथ जी ने कहा कि मैं नहीं आने दूंगा अयोध्या में। उनका और शनिदेव का भीषण युद्ध हुआ। दशरथ जी का और शनिदेव का बहुत भीषण युद्ध हुआ। ना कोई परास्त हुआ, ना कोई जीता। तो शनिदेव जब वो युद्ध शांत दोनों रुक गए, तब दशरथ ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपसे युद्ध करा, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर चाहता हूं। और उनकी दशरथ जी ने इस स्तोत्र से स्तुति करी, इसलिए उसका नाम है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। है क्या वो, थोड़ा बताएंगे? मैं बताता हूं, पहले कथा पूरी हो जाए। फिर इसके बाद शनिदेव ने कहा, दशरथ जी, मुझे अयोध्या तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा काम है वो तो होएगा ही होएगा। लेकिन मैं इतना वरदान दे देता हूं, जो इस स्तोत्र को करेगा उसको मेरा प्रकोप नहीं पड़ेगा। फिर उस स्तोत्र को करा गया। तो 7.5 साल के शनिदेव आए भी और चले भी गए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर इसी तरह जब ये स्तोत्र करें तो साथ साथ, क्योंकि शनि अगर खराब है तो दरिद्रता भी लाता है। यस। लक्ष्मी भी 8 प्रकार की है और दरिद्रता भी 8 प्रकार की है। मैंने अपने बहुत बार बोली है चीजें, कई और पॉडकास्टों में भी बोली है। तो दरिद्र दहन स्तोत्र साथ में करो। वो शिव जी का स्तोत्र है। तो अगर आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र और दरिद्र दहन स्तोत्र दोनों कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कोई शनि देव आपको परेशान करेगा। ये पूरी कथाएं है। पर इसका जो दशरथ वाला बता रहे हो आप, थोड़ा सा बता देंगे आप? विश्वेश्वराय नरकांठ तरातणाए, कर्णामृताय शशिशेख धराधराए, कपूर कांति धवलाय जटाधराए, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय, कालंतकाय भुजगंट गणंतनाय, गंगातराय गजराज विमंदराय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। इस तरह 8 श्लोक है ये। तो इससे जो शनि का दुष्प्रभाव होगा वो हमारे जीवन से दरिद्रता दूर हो जाएगी। दरिद्रता दूर हो जाएगी। 8 प्रकार की जो दरिद्रताएं हैं उनका दहन हो जाएगा। तो मतलब जब किसी पे शनि का प्रभाव हो तो उसे डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं डरना बल्कि चाहिए, प्यार से उसे प्रसन्न करके विदा करना चाहिए। और सैटरडे को जरूर कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। काली लाइक क्या? जैसे काले उड़द कर दो, काले चने कर दो, कुछ नहीं है ब्रेड पकोड़ा कर दो, तेल कर दो, सरसों का तेल कर दो। सरसों को तेल को चढ़ाने का तरीका आप मुझे बता दीजिए। देखो, सबसे पहले मैं खुद शनि मंदिर जब देखता हूँ, लोग सबसे बड़ी चीज शनिदेव को हमेशा साइड से चढ़ाना चाहिए। उनकी शनिदेव खराब नहीं है, शनिदेव की को दृष्टि का श्राप लगा हुआ है। जो पार्वती जी ने दिया था। नहीं, शनिदेव की पत्नी ने दिया था। वो उसकी भी एक कहानी होगी सर। हाँ, फिर वो कहानी भी सुनना चाहिए। उसकी भी कथा है। तो उन्होंने श्राप दिया था, तो इसलिए उनकी दृष्टि बस खराब है। तो शनिदेव को जब भी मंदिर में पूजा करें तो तेल चढ़ाएं या कुछ भी करें तो थोड़ा सा साइड से। प्लस कभी भी शनिदेव के आगे हाथ ना जोड़े,
क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है। आप कैदियों की तरह हाथ पीछे करके ऐसे उनको प्रणाम करें, ये बड़ा मुख्य है। अब उसकी जो कथा जो आपने पूछा मेरे से, शनिदेव एक बार अपने कक्ष में ध्यान में मग्न थे, तो उनकी पत्नी का मन था कि आज थोड़ा मैं अपने शनिदेव के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूंगी। वो बहुत सज सवर के आई, कमरे में आई, सब कुछ करा, शनिदेव उनको ध्यान ही नहीं दे रहे, वो अपने काम में और उसी में मस्त है, ध्यान है। तो बहुत देर हो जाती है, तो उनकी बीवी को गुस्सा आ जाता है। कहती है आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप मुझे ठीक से देख सको। तो आज से मैं आपको श्राप देती हूं कि आप जो चीज देखोगे, जहां देखोगे, वो अनिष्ट हो जाएगा। तो मतलब महिलाएं जब सजे सवरे तो उन्हें निहार लिया करें। शुक्र भी अन्यथा मजबूत होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी वाइफ की बिल्कुल वो करेंगे। अन्यथा ओके, ये है कहानी इसकी। सर, जैसे महिलाओं को शनि का व्रत रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। पर कई लोग कहते हैं कि शनि का, महिलाओं के लिए शनि का ऐसा व्रत नहीं है, उचित ऐसा नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, कुछ चीजें जरूर हैं कि महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन पूजा ना करनी हो, ये ऐसा नहीं है। मंगल का व्रत कर सकते हैं महिलाएं? बिल्कुल कर सकते लेकिन कई बार सुना है ज्योतिषों से कि मंगल का व्रत महिलाओं के लिए बेकार है, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। यस। अच्छा। तो महिलाएं नहीं रख सकती। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा करा। अब अगर किसी की मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, तो वो तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने राम जी और सीता जी को मिलवाया था। हनुमान जी और कृष्ण जी कलयुग के जागृत देवी देवता हैं, और देवी जी और शिव जी चारों युगों के जागृत देवता हैं। अगर आप जागृत देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, बताइए। यस। वो जागृत देवी देवता है सर। और कोई भी भगवान, ये सब बेकार की बातें हैं, उनकी पूजा बिल्कुल करो। कई बार मैंने देखा है कि जातक कंटिन्यू 4-5 सालों से मंगलवार के फास्ट करता है और उसका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, बल्कि बिगड़ता जा रहा, घर परिवार, उसकी लाइफ, सब कुछ। फिर वो क्या माने? वो यही तो मानेगा ना कि मंगलवार का व्रत शायद महिलाओं के लिए ना हो। देखो, सबसे पहली चीज, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने बहुत हमें पता चल जाता है कि किन कारणों से ये चीजें खराब हो रही है। अगर मैं फास्ट पे भरोसा करती हूँ और ना मेरे साथ में अच्छा हो रहा, तो मैं उसी को ही दोष दूंगी कि इसके कारण हो रहा है। जी, आप बताएं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, है ना। फास्ट कर रही हूं, इतने उपाय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फर्क नहीं मिल रहा, हम तो आज से कुछ नहीं करेंगे। क्या भगवान ने कहा है करने को? नहीं। आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप अपने कर्म नहीं देख रहे, आपने क्या कर रखा है। राइट सर। क्या पता आपने किस जन्म में क्या कर्म करा था जो आपको भोगना पड़ रहा है। आप क्या करके आए हो? कोई भी रेमेडी आदमी की डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकती। चारों युगों में सबसे अच्छा युग कौन सा है? सतयुग। कलयुग। वाई? कैसे? सुन के शौक लगा? यस। शास्त्र की बात है ये, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। चारों युगों में सबसे अच्छा युग कलयुग है, क्योंकि आप कलयुग में भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। पहले तो सालों और वर्षों उम्र लगती थी। जी जी। लेकिन आज की तारीख में उतना भी लोगों में पेशेंस नहीं है कि वो उतना टाइम भी भगवान को दे सके। अपने कर्म तो देखोगे नहीं, कोई भी उपाय आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकता अगर आपके कर्म खराब है तो।
अब क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि जी बहुत लोग होते हैं सारे कुकर्म कर रहे हैं, यस सर, ऑफ है कोर्स ना, होते हैं सर। लेकिन वो तो बड़ी मस्ती की जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या पता अभी मनुष्य जन्म लिया हो, आने वाले जन्मों में पता चल जाएगा। तो पुनर्जन्म नाम हाँ की चीजें होती हैं? बिल्कुल होती है, 7 जन्म होते हैं ना। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है 7 जन्मों का। उसमें पता चलता है कि आदमी को मोक्ष मिलेगा या अगेन इस भवंडर में आएगा। पर अब खैर बचपन में तो हम ये सारी चीजों पे भरोसा करते थे कि पुनर्जन्म नाम की कोई चीज होती थी, नरक में डाला जाएगा या स्वर्ग में। लेकिन आज की डेट में इस पे भरोसा कोई भी नहीं कर रहा है कि इसमें पुनर्जन्म नाम की कोई चीज होती है या वो कर्म हम इस कर्म में भोगते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि कलयुग है ना, और कलयुग का तो अभी खाली 5000 वर्ष हुए हैं। अभी तो प्रथम चरण चल रहा है। क्या लिखा हुआ है गीता में भी कि जब कल की अवतार होगा तब तक सृष्टि से धर्म का नाश हो जाएगा। यस, है ना। और उनकी सहायता कौन करेगा? कल की भगवान की सहायता कौन करेंगे? अश्वत्थामा जी, अश्वत्थामा जी, हनुमान जी, सारे जो हैं ये सब करेंगे। तो रूपरेखा तो बनेगी ना। सृष्टि का जो नियम है, जो आदि शक्ति ने लिखा हुआ है, वो तो होके रहेगा ना। विध्वंस तो आना है, तो उसकी रूपरेखा तो बनेगी। तो धर्म को पाखंड लेगा, सिंपल है। आज कोविड के बाद से तो एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हो गए हैं जैसे पता नहीं कि इंडिया के हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर है। यस। एक कहावत होती थी, कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। आजकल तो कोस कोस पे हर घर घर में एक एस्ट्रोलॉजर हो रहा है। ऐसे हो रहा है इंस्टाग्राम और ये सब, बिल्कुल एआई सब ऐसे थोड़ी होता है। राइट। ये एक अध्ययन है। इसी तरह जो आपके कर्म है, आपने जो करा है उसको अध्ययन करिए। हर जने के अंदर पेशेंस तो खत्म हो गई है। वो भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, पूजा पाठ नहीं, किसी को टोटका बता दो मैं ठीक कैसे हो जाऊं। लोग ये नहीं पूछने आएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों आई, हम अपने आप को कैसे ठीक करें। बस उनको सॉल्यूशन चाहिए। तो ये बदलना बहुत जरूरी है। आपके कर्म और कुंडली ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अगर बाय द वे हम लोगों ने कई बार हम लोग कुंडली देखते हैं तो कुंडली में लिखा रहता है कि आपने पूर्व जन्म में ये कर्म किया था जिसका परिणाम आपको इस समय भुगतना पड़ रहा है। तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। देखो कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि एस्ट्रोलॉजर अपनी कुंडली क्यों नहीं देखते? फिर जो पूर्व जन्म है उसको क्यों नहीं देख पाते? ऐसा नहीं है नहीं देखते। पहली बात, कुंडली में 5th हाउस आपका पिछला जन्म दर्शाता है, 9th हाउस ये वाला जन्म, और 11th हाउस आने वाला जन्म दर्शाता है। कर्म कुंडली बनती है और उससे आपके कर्मों का पता चलता है। और ऐसा नहीं है एस्ट्रोलॉजर्स अपनी कुंडली नहीं देखते, बिल्कुल देखते हैं, मैं भी देखता हूं। लेकिन तब देखनी चाहिए कि अगर आपको बुरा दिख भी रहा है तो ठीक है, डेस्टिनी है, होगा तो होके रहेगा। क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी रेमेडी आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकती। वो सिर्फ एक ही तरीके से बदली जा सकती है। सबसे पहला आपके कर्म, दूसरा या तो कोई देव कृपा हो जाए। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास किसी की किस्मत बदलने की ताकत होती, किसी का, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर मेरे में होती कि कुसुम जी मैं आप मेरा ये उपाय करो और आप वर्ल्ड की नंबर 1 आपका चैनल पॉडकास्टर बन जाएगा, तो उससे पहले मैं अपने लिए उपाय करता। मैं किस्मत पढ़ सकता हूं, उसको बदल नहीं सकता। और जो बोलेगा ना कि मैं किस्मत बदल दूंगा, उसको तो आज ही कांटा मार दो। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। यस सर। ओके।
तो सर जैसे आज की डेट में हम कुंडली पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, तो शादी के टाइम पे हम लोग कुंडली मिलान नहीं करते हैं। तो शादी के लिए कुंडली मिलान ज़रूरी है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कुंडली की वजह से किसी जोड़े को अलग करते हैं और प्रेम से अगर किसी को हटाओगे तो ये सोचो तो सीधे ऊपर वाले को चुनौती है। ये धीरे धीरे और बढ़ेगा हुँ, क्योंकि लव मैरिजेस बढ़ती जा रही हैं। हुँ, सबसे पहले कुंडली मिलान बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की तारीख में कुंडली मिलान भी मैंने बहुत देख लिए हुँ, कि कितने डाइवोर्स हो रहे हैं हुँ, और लोगों की एक मेंटालिटी है हुँ, कि जी हमने तो गण गुण मिलवाए थे और मांगलिक देखा था, हुँ, दिखा लिया था, हुँ, गुण मिल रहे थे हुँ, और मांगलिक दोष नहीं था, शादी कर दी। हुँ, शादियां इनसे नहीं टिकती। यस। दो चीजें हैं, हुँ, एक आप एस्ट्रोलॉजिकली जाओ, हुँ, मैं जैसे गण गुणों को प्रधानता कम देता कम, हूँ। हुँ, मैं देखता हूँ कंपैटिबिलिटी जोन कैसा है, हुँ, दोनों का फाइनेंस कैसा है, हुँ, आने वाली दशा कैसी है, उम्र कैसी है, हुँ, बच्चों का सुख, घर का सुख, ये सब कैसा है हुँ, दोनों का, हुँ, उसमें कंपैटिबिलिटी बन रही है तो हुँ, ठीक है। दूसरी चीज, हुँ, पहले शादियां बाल विवाह होते थे, आज शादियां हो रही हैं इंडिपेंडेंट। हुँ, ये दूर करना पड़ेगा कि लड़की खाली घर का काम करने के लिए है। यस, इफ शी इज वर्किंग यस, तो दोनों की जिम्मेवारी है। हुँ, समाज बदल रहा है, ज्योतिष भी कहती है देश काल पात्र, हुँ, देश काल पात्र के हिसाब से ज्योतिष जैसे बदलती है तो लोगों की सोच को भी बदलना पड़ेगा। इसमें खाली लड़के भी नहीं, लड़कियां भी गलत है, हुँ, दोनों तरफ से है, क्योंकि उनमें भी कौन कि भाई मैं क्यों दबूं। हुँ, एक शादी के लिए कुंडली मिलान जितना जरूरी है हुँ, उतना अपने मैं को, अहम को शांत करना भी जरूरी है। यस, फिर कोई डाइवोर्स और कोई दिक्कत नहीं आएगी। हुँ, और जो आप कह रहे हैं प्रेम और हुँ, ये ठीक है, लव मैरिज हो रही है, अगर कुंडली नहीं मिल रही, हुँ, पहले वो लड़का लड़की बिल्कुल ओपन है, हुँ, लेकिन शादी उन दोनों की नहीं होती, हुँ, शादी दो परिवार की हो रही है। यस, तो आपको वो अपने आप को चेंज अपने अंदर भी लाना पड़ेगा। हुँ, कोई भी रेमेडी हुँ, 100% काम तभी करेगी जब आप खुद भी उस पर काम करोगे हुँ, कि जी मांगलिक है, मांगलिक की पूजा करवा ली, हुँ, खाली उससे थोड़ी होगा, हुँ, आपको अपने अंदर भी तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। हुँ, और अगर मैं खाली शादी नहीं हर चीज के लिए कह रहा हूं, रेमेडी और अपनी नेचर दोनों पे वर्क करोगे तो लक्ष्मी जी का आह्वान, आठों प्रकार की लक्ष्मी जी आपके जीवन में आएंगी सुख समृद्धि लेके। ओके। जैसे सर बहुत सारे घरों में देखा होगा आपने अक्सर, अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन जैसे शादीशुदा जोड़े, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मान लिया पुरुष अपनी स्त्री का अनादर करता है या उसे बार-बार बात-बात पे टोकता है या उसे नीचा छोटा फ़ील करवाता है या कभी उसकी कहना नहीं मानता, बल्कि भले बाहर वो किसी का भी कहना मान ले, लेकिन अंदर अपनी गृहिणी का बातें नहीं मानता। उसके बनाए हुए खाने को एक भी बार उसकी तारीफ़ नहीं करता, वो कितनी खूबसूरत लग रही है, किसके लिए सजी है, इसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं करता, तो उसका कौन-सा ग्रह खराब? शुक्र हमने स्टार्टिंग में शुक्र। बात करी थी ना, हाँ जी। अर्धांगिनी हुँ, शुक्र है। हुँ, आप कितनी रेमेडी कर लो, हुँ, जब तक घर की लक्ष्मी की पूजा नहीं करोगे, उसको इज्जत नहीं दोगे, यस, तो महालक्ष्मी की कृपा कहां से प्राप्त कहाँ से? होगी? हुँ, क्या देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी? नो, और काली भी देवी जी ही हैं। हुँ, भद्रकाली तो प्यार भी करती हैं, तो दक्षिणा काली हुँ, धड़ अलग भी करती है। यस, यस, तो शुक्र के लिए पहले मैंने अभी भी बोला, गिफ्ट देने से कुछ नहीं होने वाला, हुँ,
और सेम वाइफ के लिए भी है, सेम वाइफ के लिए भी है। शास्त्र में दिया हुआ है जो औरत अपने पति के संध्या काल में थोड़े सी देर भी, भले ही 5 मिनट भी पांव दबा दे, उस घर में पक्का से स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। और ये जेन्युइन चीजें हैं सर, जेन्युइन चीजें हैं, क्योंकि क्षीर सागर में भी लक्ष्मी जी का स्थान कहाँ है? पैर में। घर के अंदर अगर पत्नी को लक्ष्मी का रूप माना गया है तो पति को विष्णु स्वरूप माना गया है। तो एक बार कुछ छोटी छोटी चीजें वही करके देखो ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे आजकल रिश्ते बहुत कमजोर हो गए सर, बिल्कुल छोटी सी बात, राई का पहाड़, और तलाक कब हो जाए कोई पता नहीं। चाहे उनका बरसों का प्यार रहा हो, चाहे एक टाइम ऐसा हो कि वो एक दूसरे के बिना जीना मरना रहा हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। उस टाइम पे क्या करे इंसान? मैंने अभी आपको बोला ना, पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है, मैं को हटाना पड़ेगा। प्लैनेटरी पोजीशन तो है ही, रेमेडीज करिए, क्या पता 7th हाउस कुंडली का पीड़ित हो, 5th हाउस पीड़ित हो, लगन पीड़ित हो, उसके तो उपाय होंगे ही होंगे, उससे संबंधित ग्रहों के भी होंगे। अब जैसे ज्योतिष कहता है 5म और 7म भाव में सूर्य विवाह और बच्चों को नष्ट करता है, लेकिन हर बार तो नहीं करता। आप उसकी रेमेडी करें, कुछ करें तो क्या पता फर्क पड़ जाए, और पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। बट मैं फिर बोल रहा हूं, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और रेमेडी में क्या करें? देखिए, रेमेडीज होती हैं, डिपेंड करती है हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप। बट एक अगर जर्नल रेमेडीज की आप बात करें तो एक अच्छी वैवाहिक जीवन के लिए देवी का मंत्र करो। सर्वमंगल मंगलेश शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या फिर ओम ज्ञानी नाम पी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाधा कृष्ण महामाये महामाया प्रयच्छति। ये 2 चीजें करो। मंगल का प्रभाव आ रहा है तो मंगल का जाप करो, मंगल की उपासना करो, गुड़ का दान करो। सुंदरकांड मैंने बोला, शनि के लिए, मंगल के लिए भी सुंदरकांड पढ़ो। रिलेशन मजबूत हो जाए। बिल्कुल मजबूत होंगे। प्लस ज्योतिष में कहा गया है गुरु शादी का कारक है, टिकाने का, तो गुरु की उपासना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरु की उपासना है। अब गुरु की उपासना कैसे करेंगे? गुरु मैंने आपको क्या बताया, कौन है? पिता हैं, सूर्य हैं? नहीं, गुरु हैं वृद्ध लोग, ब्राह्मण या वृद्ध, दादा दादी। उनकी एक तो सबसे बढ़िया उपाय, वृद्ध आश्रम में सेवा करो। टू गुड सर, यस। वृद्ध आश्रम, जरूरतमंद, मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरतमंद ब्राह्मण की सेवा करो। अगर वो ब्राह्मण सामर्थ्य नहीं है तो एक बार किसी कन्या, ब्राह्मण हो या कोई भी हो, किसी कन्या का विवाह करवा के देखो, गुरु और शुक्र दोनों की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। प्लस इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप रेगुलर करो, या किसी को गुरु बनाओ, गुरु मंत्र धारण करो। नहीं तो गुरु की ब्लेसिंग्स के लिए, और एक विवाह की दिक्कत आ रही है तो
नारायण कवच और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने नाम गोत्र इन सब से प्रॉपर सिद्ध करवा के गले में धारण करो। सिद्ध किसी से भी कर सकते हैं, करवा सकते किसी से भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से ही करवाना है, मैंने ये नहीं कहा। जहां विश्वास ठुके वहां करवाओ, उसको प्रॉपर नारायण कवच बनवाओ और गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनो, फर्क दिखेगा। ओके सर, पहले हम लोग जब बीमार होते थे, अभी जब हाँ कुछ समय पहले जब हम बीमार होते थे तो या तो हम डॉक्टर के पास जाते थे या तो हम वैद्य के पास जाते थे, ठीक है, और हम अपना इलाज करवाते थे। लेकिन आज की डेट में आजकल जब भी कोई बीमार हो रहा है या बुखार आ रहा है उसे, या थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, बेहोश हो रहा है, गर्म हो रहे हैं उसके हाथ पैर, तो हम कहते हैं कि इसको नज़र लग गई। क्या वाकई में नज़र लगती है? नजर ये सर बहुत है आजकल। पत्थर को काटते, हल्के में मत लीजिए नजर को। नजर वो चीज है जो पत्थर को काट सकती है, उसमें दरार दे सकती है। एक किए कराए बंधन से ज्यादा मजबूत जा सकती है नजर, बर्बाद करने के लिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, घर में, व्यापार में, अपने स्थल में, अपने गलों में कोई ना कोई कवच पहन के रखो और कवच का पाठ जरूर करो ताकि रक्षा होती रहे। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो टोटल आपको नजर से बचा दे। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से, किसकी कैसी नजर है पता नहीं ना। तो पता कैसे चलता है कि नजर वाकई में नजर लगी इस व्यक्ति में, बुखार है या नजर है? देखो, इसके पता करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। आंखें चढ़ी होती हैं, आंखें चढ़ जाती हैं। एक पर्टिकुलर मोस्टली टाइम होता है जिसके अंदर आदमी को सूनापन, अकेले रहना की, या बिना बात का चिड़चिड़ापन, छोटे बच्चे हैं न्यूबॉर्न या 2-3-4 साल के, रोए जा रहे हैं, दूध नहीं पी रहे। कई बार होता है बच्चा पढ़ रहा है, एकदम से उसकी पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई क्या पता उसकी पढ़ाई में नजर है या खाने में नजर है, व्यापार में चलता चलता व्यापार बीच में अड़चने आने लग गई, क्या पता नजर है। बिल्कुल ठीक है, हेल्थ कुछ ना कुछ चले जा रहा है, क्या पता नजर है। तो इसको उतारने का उपाय, अगर हम सेल्फ से उसे उतारना चाहें? देखो, सेल्फ उतारने का सबसे अच्छा तरीका सिंपल सा है। बच्चों के लिए तो हाथ में नमक लीजिए, उनके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मारिए 7 बार और वॉश बेसिन में बहा दीजिए। दूसरी चीज, या तो 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी मिलाइए, मिक्स करिए, बच्चों के ऊपर 7 बार मार के। राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड? लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अच्छा, सारा मतलब जिधर से घड़ी चलती है उसके उल्टे विपरीत करके बच्चों के, फिर वो चौराहे पे डाल दो पानी, ठीक है। तिराहे पे या चौराहे पे? चौराहे पे। फिर नहीं तो पीली सरसों ले लो। ओम क्लिंग बंगला मुखे सर्व दुष्टानाम वाचम मुकम पदम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाशाय हिलिंग ओम स्वाहा। ली 11 बार पढ़ा, बच्चे के ऊपर या काम के ऊपर लिया और बाहर सड़क पे फेंक दी। ये कौन सा मंत्र सा है? महाबंगला मुखी मंत्र। और बार बार लग रही है तो इनका कवच पहन लो। कवच में क्या धारण करें? बंगलामुखी कवच, पंचमुखी हनुमान कवच घर में स्थापित करो, सिद्ध करवा के प्रॉपर, फर्क दिखेगा। सर, जैसे घरों में क्लेश होते रहते हैं बिना बात के, सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, साथ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्लेश होते हैं, ये किस कारण से? इसमें 2 चीजें हैं, या तो कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ घर के सुख में कमी आ रही है, या फिर क्या पता वास्तु में दिक्कत।
सबसे पहले वास्तु के अंदर तो ये चीज चेक कराएं कि नॉर्थ साइड और साउथ साइड में डिफरेंस तो नहीं है वजन का। साउथ शुड बी हैवी, नॉर्थ शुड बी लाइट। जो ये केस होते हैं इनमें इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है। या नॉर्थ ईस्ट साइड में बाथरूम हो तब दिक्कत आती है। तो ये कुंडली और वास्तु दोनों के अंदर जाके इसका रिजल्ट मिलता है। घर पे नेगेटिविटी हो तो हम क्या ऐसा चीजें रखें जिससे कि नेगेटिविटी दूर हो? कवच मैंने बोला ना, कवच। हाँ। प्लस गूगल लॉबान हाँ। जरूर चलाएं। हर रोज ना कर सके तो एटलीस्ट ट्यूसडे और सैटरडे को करें। फिटकरी सही फिटकरी कर लो। गूगल लॉबान और ज्यादा बढ़िया है। गूगल लॉबान की धुमनी और ज्यादा अच्छी है, फर्क दिखेगा। बच्चे कहना ही नहीं मान रहे हो, और ऐसा नहीं कि वो आज ही नहीं मान रहे हो, क्या पता पहले बहुत अच्छे होते हैं बच्चे। तो मम्मियाँ कई बार नहीं बोलती कि पहले तो ये बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अब ये कहना नहीं मानता। देखो, अगर बहुत लंबा चल रहा है इसके अंदर दशा का भी रोल हो सकता है। कुंडली जरूर ऐसे जब ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, खाली नजर ही मत सोचिए कि हॉरोस्कोप भी, जैसे हम मेडिकल चेकअप कराते हैं, साल में 2 बार हॉरोस्कोप चेक कराना बहुत जरूरी है। एक आदमी का जीवन 3 चीजों पे चलता है, इसको लेके चलिएगा। जन्म कुंडली, वास्तु और उसके कर्म। अगर इन 3 में से 2 चीजों को भी बैलेंस कर लिया, अब ऐसा नहीं है कि खाली कुंडली और वास्तु कर ली, उन दोनों में से कर्म तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। कर्म के साथ जोड़ के चलोगे तो तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। कर्म के साथ, बिना कर्म के तो कुछ नहीं होने वाला। तो मम्मी उस टाइम पे बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। हाँ। वो उनको मार हाथापाई पे भी उतर जाती हैं कि ये अब कहना नहीं मान रहा, और हर बात में कंट्रोलिंग पे आ जाती, उतर जाती। तो ऐसे में क्या करें, उन मम्मियों के लिए क्या उपाय है कि बच्चों को कंट्रोल करे, उस टाइम पे गुस्सा करे, क्या करें? एक तो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आजकल नहीं खत्म होता जा रहा है। yes. आज की तारीख में 1 या 2 बच्चे होते हैं, उनकी तरफ ज्यादा डेडिकेटेड हो जाता है आदमी, पीछे पीछे रहता है। मेरी मदर का स्वर्गवास हो चुका है, बट वो हमेशा कहती थी, जब मेरा बेटा हुआ, मेरी सिस्टर, आजकल एक बच्चे के पीछे माता भागती रहती है। पहले 8-8, 10-10 होते थे, बच्चे अपने आप ही पल जाते थे, अपने आप ही खा लेते थे आपस में, क्योंकि एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, तो बच्चों को भी चेंज चाहिए। प्लस मदर को ये चाहिए, अगर हम रेमेडियल पार्ट की बात करें एस्ट्रोलॉजिकली, देखिए घर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस कब आती है? जब उस घर में नियम हो। राइट सर। बिल्कुल। चाहे पूजा पाठ का नियम हो, लंच का नियम हो, डिनर का नियम हो, एक सिस्टम हो। जहां वो सिस्टम ब्रेक होंगे ना, प्रॉब्लम्स आएंगी। मतलब हर परिवार को अपने घरों के कुछ नियम फॉलो करने चाहिए, ताकि वो बच्चों को भी फॉलो अडॉप्ट करें और वो बचपन से नियम दे। क्योंकि फिर एंड द मोमेंट उन्हें चेंज करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। पहले तो आप लाड प्यार में उसको बहुत पैम्पर कर रहे हो। प्लस ज्योतिष से संबंधित जो उपाय हैं वो तो करे ही जाएंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा। आपकी नेचर और उपाय, ये ट्रेन की 2 पटरियां हैं जो साथ साथ चलेंगी। ज्योतिष के अनुसार कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी हो, गुस्से वाला हो, अग्रेसिव और अहंकार भरा हुआ व्यक्ति, सूर्य मंगल का संबंध, तो उसके लिए क्या उपाय है? इसको अंगारक दोष भी बोलते हैं कई बार। एक तो उसको शांत करवाना चाहिए, फिर सूर्य को जल देना चाहिए हर रोज। उसमें लाल चंदन, सूर्य जो व्यक्ति अहंकारी है, उसको देना चाहिए। उसको सूर्य को शांत करना है ना। प्लस
संडे और ट्यूसडे को गुड़ का दान बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़ का ध्यान। गुड़ का दान। ओके। फिर उसकी चंद्रमा की पोजीशन कुंडली में देखनी पड़ेगी। अगर ठीक है तो उसको मोती पहनाना चाहिए, नहीं है तो फिर उसका सूर्य कवच उसको धारण करवाओ ताकि उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाए। अथॉरिटी है लेकिन बोलने की बात समझ में आए। और ये देखना जरूर है सूर्य मंगल पे पाप ग्रहों का संबंध है, दृष्टि है, युति है या शुभ ग्रहों का। शुभ ग्रह। बट जो मैंने आपको बताया, सूर्य को जल जरूर दें, गुड़ और गेहूं का दान करें। गुड़ का ट्यूसडे को भी दान करें, गेहूं का भी दान करें, इनसे फर्क दिखेगा आपको। कई बार परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कठोर शब्द वाला वाणी वाला होता है और बहुत ही घटिया बातें करता है या बहुत ही बेकार बातें होती हैं, तो उसको लोग कहते हैं अक्सर कि इसकी जुआ पे राहु बैठा हुआ है। तो ये राहु है क्या और उस जुबान पे कैसे बैठा हुआ? कुंडली में ज्योतिष में सेकंड हाउस को वाणी बोला गया है। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर वाणी के हाउस में लेट से आपके गुरु बैठे हैं तो आप कैसे बात करोगे? बढ़िया, है ना, मोटिवेटेड, ज्ञान देने वाली, सब कुछ अच्छे ग्रह बैठे हैं कुंडली के दूसरे भाव में, सेकंड हाउस में है जी। ठीक है, तो वो आपका बोलने की क्षमता है, टेस्ट है, खाने का स्वाद भी है, तो उससे आप वो चीजें जज करोगे। यस। इसी तरह अगर पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठ गए, अब अगर सूर्य बैठ गया और मंगल बैठ गया तो आदमी चिल्लाएगा ही, गुस्सा होएगा ही। राहु है ब्रह्म, राहु बैठा है तो वो बहुत ही गलत बोलेगा। यस। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर राहु अच्छा हुआ तो सेकंड हाउस में राहु अच्छा हुआ तो राहु अच्छा होता भी है। राहु अच्छा होता है ना तो आदमी बिलीनियर बनता है सीधा। राहु कैसे अच्छा होता है? बताता हूं। काल पुरुष कुंडली में वृषभ राशि में राहु उच्च का होता है, अच्छा, और राहु को बोला गया है इल्यूजन, भ्रम। अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं उसको सोचिएगा। अगर किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में राहु बहुत बढ़िया है, उसको बोलेंगे तू नेतागिरी में चला जा। भाषण में नेता प्रॉमिसेस क्या करते हैं? फेक। भ्रम ही तो पैदा करना है। हाँ। उससे बढ़िया कौन भ्रम पैदा करेगा? राइट। तो ऐसा नहीं है खाली एक राहु, इट डिपेंड्स कौन सा ग्रह किस पोजीशन में है, वो अच्छा है या बुरा है। सारे ग्रह अच्छे हैं और सारे ही ग्रह खराब हैं, बस डिपेंड वो आपके जीवन में, आपकी कुंडली में कैसे है, उस हिसाब से वो फल देंगे। आप सोच रहे हैं गुरु बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा है, ऐसे तो शास्त्र में लिखा है लगन का गुरु 1.25 लाख दोष दूर करता है। बट कुंडली में अगर 6, 8, 12 में गुरु खराब होकर नीच का बैठ गया तो फिर क्या होता है? बिस्तर पे आप हो गए, रोग ऋण शत्रु हो गए, सब कुछ खराब हो गया। अब एक तरफ तो गुरु की दशा है ना, बट क्या पता वो भी सब कुछ आपको खींच ले। कैंसर कौन देता है? गुरु। क्यों? जबकि सबसे अच्छा प्लैनेट है। मरने देगा नहीं, जीने देगा नहीं। तो हर किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट को दोष देना गलत है। इट डिपेंड्स वो आपकी हॉरोस्कोप पे किस पोजीशन पे क्या रिजल्ट दे रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे आजकल लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, सारे स्टार्टअप पे जो यूथ हैं स्टार्टअप की तरफ मूव हो रहा है। अच्छा, स्टार्टअप करता है तो वो पहले सोचता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर से पूछूंगा कि मेरे लिए बिजनेस ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद आते हैं वो अंगूठियों पे कि मैं कौन सी धारण करूं तो बिजनेस स्मूथ चले, अच्छा चले, बढ़िया चले,
और एक्सप्लोर हो बिजनेस में उनका, तो वो कौन सा अंगूठी धारण करें? देखो, अंगूठी तो कुंडली से ही जज करी जाएगी, हम्म। ऐसा नहीं है कि ये आप धारण करो। हम्म। बट बिजनेस चलाने के लिए, व्यापार के लिए श्री यंत्र, कनक धारा यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। उनको स्थापित करो सिद्ध करके। सिद्ध करके, तो सिद्ध के लिए कोई मंत्र होगा आपके पास में? ओम श्रीं ह्रीं शिं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिं ह्रीं शिं ओम शिं महालक्ष्मी नमः। ये तो एक आम मंत्र है। बट अगर कनक धारा यंत्र चाहिए और श्री लक्ष्मी यंत्र चाहिए, तो वो कनक धारा स्तोत्र, पुरुष सूत्र स्तोत्र और कनक धारा स्तोत्र, पुरुषुत स्तोत्र और श्रीशुत स्तोत्रों से उसको जागृत करा जाता है, जो स्पेशली दिवाली के आसपास ज्यादा होता है। तो जो भी बिजनेस करना चाहते हैं स्टार्टअप, सबसे पहले उसका धारण करे ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे। यस। वो क्या, ये सब चीजें हर जने को रखनी चाहिए। हर जने को रिजल्ट्स मिलेंगे। सर, जैसे अब बहुत सारी कुंडलियों में, खास करके लड़कियों की, कि लड़की मांगलिक है, राइट, और उसकी पसंद किसी और व्यक्ति से है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के घर वाले बोलते हैं कि मांगलिक को नहीं लाना। पहले तो मांगलिक है क्या, और ये मांगलिक होने से क्या दुष्प्रभाव होते हैं जिस व्यक्ति से हमारा रिश्ता जुड़े? ये बिल्कुल सत्य है कि मांगलिक की मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए। दूसरी चीज, मांगलिक है क्या? नॉर्मल लोग ये देखते हैं कि कुंडली के फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में अगर मंगल बैठा है तो वो जातक मांगलिक है। ठीक है। लेकिन अब इसमें भी ये है कि अगर मंगल अपने घर का है, मतलब मेष का या वृश्चिक राशि का, तो मांगलिक होके भी उसको मंगल का दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर को कभी खराब नहीं करेगा। दूसरा, अगर मंगल उच्च का है तो भी मंगल दोष कम हो जाता है। मंगल गुरु से संबंध बना रहा है या दृष्ट है तो मंगल दोष कम हो जाता है। ये सब कुछ शर्तें हैं। दूसरी चीज, मांगलिक की मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मांगलिक की नॉन मांगलिक से भी शादी हो सकती है। उसके लिए शर्त है, कुंडली में जिस भाव में मंगल मांगलिक दोष बना रहा है, उसके पार्टनर की कुंडली में उसी भाव में शनि या राहु का बैठा हो तो जातक का मंगल दोष भंग हो जाएगा। अब इसके आगे अगर चले तो चंद्र कुंडली से भी मांगलिक देखते हैं, शुक्र कुंडली से भी मांगलिक देखते हैं। तो ये सब उनसे देख करके आइडिया लगता है, और बिना मैच मेकिंग के प्रॉपर मांगलिक के अंदर नहीं करनी चाहिए। क्या नुकसानदायक होता है अगर लेटर और सूनर दिक्कत देगा? अष्टम का संबंध आ रहा है, पार्टनर को हेल्थ की दिक्कत हो सकती है, पैसे की दिक्कत हो सकती है, बिजनेस की दिक्कत हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप। मांगलिक की मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए। मांगलिक से मांगलिक की शादी करनी चाहिए। हाँ, सॉरी, मांगलिक की मांगलिक से ही करनी चाहिए, नॉन मांगलिक से अगर वो कंडीशन अप्लाई हो रही है शनि राहु वाली, तब करनी चाहिए। ओके। जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही होती हैं और 30-30, 35-35, 36-36 साल की हो चुकी है, क्या उनके लिए कोई उपाय? सबसे पहले पितृदोष चेक करें। मोस्टली पितृदोष आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रिचुअल होते नहीं है ढंग से, पितृदोष बहुत बढ़ता जा रहा है। उसको चेक करवाएं और उसको शांत करवाएं। या फिर 7th हाउस या लगन में कोई और संबंध तो नहीं बन रहा, ये सब चेक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई रेमेडी
लोग आसान रास्ता ढूँढते हैं सर। देखो, अगर हुँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हुँ, तो फिर शिव शक्ति की उपासना करो। हुँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हुँ, मैंने काफ़ी क्लाइंटों को बताया है और उनका काम भी बना है, हुँ, बहुतों का। हरिद्वार में हुँ, एक बिल्केश्वर महादेव मंदिर है। हुँ, हरिद्वार में जो रेलवे स्टेशन से 10 मिनट ही है, यस सर। बिल्केश्वर महादेव मंदिर। हुँ, वो मंदिर एक ही मंदिर है जो कि अर्धनारेश्वर रूप है। यस। वहां पर पार्वती जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी थी। हुँ, वहां पर जाके दर्शन करो और हो सके तो वहां पर बाबा का अभिषेक करो। जल चढ़ा शिव पूरा रुद्राभिषेक करो, ओके। नहीं तो जल ही चढ़ा दो, जिसकी जैसा सामर्थ। तो अभिषेक कैसे होता है? रुद्राभिषेक उधर आपको पंडित करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं भी करना चाहते तो पंचामृत चढ़ा दो ओके। और उधर विनती करो शादी के लिए। मैं 100% तो नहीं कह रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मैंने 10 को भेजा है तो 8 की शादी हो गई साल भर के अंदर। हुँ। अचूक उपाय है। क्या व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है? देखिए, कुंडली के ज्योतिष के अनुसार नवम भाव को भाग्य बोला गया है, हुँ, जो कि त्रिकोण का सबसे महत्वपूर्ण त्रिकोण है, हुँ, लक्ष्मी त्रिकोण का। लेकिन केंद्र का सबसे बली त्रिकोण बोला गया है ज्योतिष में 10th हाउस को, हुँ, जो कि कर्म है। हुँ, और 9th हाउस और 10th हाउस का संबंध सबसे बड़ा राजयोग बनाता है। इसका मतलब राजयोग भी कब बनेगा? सबसे बड़ा राजयोग जब उसमें 10th हाउस इंक्लूड होगा, यानी कर्म। ओके। अगर कर्म से, मेहनत से, डेडिकेशन से आप अपना भाग्य बना सकते हैं, लेकिन किस्मत चाहिए। किस्मत तो चाहिए, यस। क्योंकि फल तभी मिलेगा जब उसकी दशा आएगी। राइट। दूसरी चीज, ये मत सोचिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। हुँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, हुँ, फिल्म इंडस्ट्री, सिंगिंग, कोई गेम, पॉलिटिक्स या एस्ट्रोलॉजी, एनीथिंग। हुँ, सी, आदमी को कितने साल मेहनत करनी पड़ती है, कितना कंपटीशन लड़ना पड़ता है, हुँ, तब जाके उसको सक्सेस मिलती है। आई वॉज 16 ईयर ओल्ड जब मैंने इसको पढ़ना शुरू करा था, हुँ, और अब मैं 48 का हूं, 32 ईयर्स, हुँ, और अभी भी मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, अभी भी मैं सीख रहा हूं। क्योंकि ये विद्या, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक जन्म कम है। तो आदमी लगे रहिए, हुँ, लगे रहिए, वक्त साथ देगा। टाइम की कदर करो, समय की कदर करो, समय आपका निश्चित आएगा। गीता में भी कर्म प्रधान है, यस। कृष्ण जी ने बार बार बोला है। हुँ, अपने ऊपर भरोसा करना तो सीखो। किस्मत साथ देगी, वक्त आएगा, कर्मों से भाग्य का निर्माण हो करा सकता जा है। सकता है। आपने अब तक कौन-सा सबसे बड़ा प्रेडिक्शन किया जो 100% सही निकला? इस तरह तो बहुत है। कोई एक जो आपको भी बड़ा मेमोरेबल होगा आपके लिए? चलो इसी साल के बता देता हूँ। यस सर। पीछे कोविड के टाइम पे बहुत करे, और अगर आप मेमोरीज की करेंगे तो वो एक एक ऐसा प्रिडिक्शन है जो मैं कभी भूलूंगा नहीं। बताना चाहेंगे? और उस प्रिडिक्शन के बाद मैंने वो प्रिडिक्शन करनी छोड़ दी। बताना चाहेंगे? डेथ की डेट की प्रिडिक्शन। हुँ, मैंने अपनी मदर का टाइम और डेट निकाला था, और उसी टाइम पे हुआ था।
और ये सत्य है। उसके बाद मैंने नियम ले लिया, मैं डेथ की प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। ये बात कौन से सन की है सर? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। निर्जला एकादशी का दिन था और 30 मई को मम्मी का बर्थडे होता था। और तभी मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया था कि बस अब मम्मी के पास 15 दिन बचे हैं। तो ये तो मैं कभी भूलूंगा नहीं। दूसरा, वैसे मैं मैथिली पे लोगों की प्रिडिक्शनें बहुत करता हूँ, देवी माँ की कृपा से 100 तो नहीं बट मोस्टली सही जाती हैं। अब इस साल अगर मैथिली ज्योतिष पे भी काफ़ी प्रिडिक्शनें मैंने करी थी, जीएसटी पे, जो फ्लड आई हैं उस पे, जो वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन करा उस पे, और काफ़ी और प्रिडिक्शनें हैं जो मैंने बोली हैं कि अभी क्या होने वाला है, साल 2 साल 5 साल 10 साल तक बोला हुआ है। आपके हिसाब से 2025 भारत के लिए कैसा साल रहेगा ज्योतिष की दृष्टि से? इस महीने से, अगस्त से, भारत की चंद्रमा की दशा खत्म हुई है और मंगल की दशा शुरू हुई है। मंगल डिसिप्लिन का कारक है। भारत में अब रूल रेगुलेशंस बहुत बनेंगे। अगर कोई, मैंने पहले भी कहा था कि विदाउट बिलिंग काम कर रहा है, ये सब बंद कर दे तो अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम में वो प्रॉब्लम में रहेगा। प्लस कुछ सामाजिक तत्वों में उथल पुथल, टेररिस्ट अटैक भी मुझे दिखते हैं जल्दी, और किसी नेता पे भी कोई अटैक हो सकता है, और सामुदायिक दंगे भी हो सकते हैं धर्म के रिलेटेड। और ज्यादा मुझे बंगाल, वेस्ट इंडिया टाइप काइंड में ज्यादा दिखता है। देखते हैं क्या होता है। सर एक सवाल था कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं होते तो क्या होते? मैं एस्ट्रोलॉजर था ही नहीं। कब बन गया मुझे भी नहीं पता चला। मैं बस इसको शौक में पढ़ता रहता था। इसका भी एक चस्का है। यस। मैं पढ़ता रहता था। कब एस्ट्रोलॉजी एज अ प्रोफेशन बन गया मुझे भी नहीं पता। अदरवाइज मैंने एमबीए करे, कंपनीज में परचेज मैनेजमेंट में एमबीए करा, परचेज डिपार्टमेंट संभालता था, काफी कंपनियां संभालता था मैं परचेज डिपार्टमेंट वाला। और कब एस्ट्रोलॉजी में चला गया धीरे धीरे पता भी नहीं चला। मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है। ऑल आर बिजनेस फैमिली। हम अग्रवाल हैं। अग्रवाल। और इनफैक्ट जब मैंने इसको शुरू भी करा था तो सिर्फ मेरी वाइफ ने ही मुझे सपोर्ट करा था। बाकी सब ने यही करा था कि अपने यहाँ तो ये काम होता ही नहीं है। मैंने कहा जो मैंने पढ़ाई करी है इसके अंदर, इतने वर्ष दिए हैं, कॉलेजेस में पढ़ा, इतनी पढ़ाई करी, तो लोगों का पहले तो मैं सेवा के रूप में करता रहता था, धीरे धीरे फिर इतना ज्यादा बर्डन हो गया था, फिर कब ये प्रोफेशन बन गया पता भी नहीं चला। अब टोटल यही है। और दूसरी चीज, इसी को मैं एक चीज से और जोड़ूंगा, न्यूमरोलॉजी से। यस। आदमी को अपना कौन सा काम करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी में भी एक हार्ट नंबर होता है। हार्ट का, दिल का नंबर। न्यूमरोलॉजी कहती है अगर अपने हार्ट नंबर को प्रोफेशन बना दो तो आप तरक्की कर जाओगे। ज्योतिष भी और मैं भी ये कहता हूं, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है अगर आप उसमें मेहनत करके और प्रोफेशन बना लोगे तो लेटर और सूनर आप राइज करोगे, क्योंकि वो काम आप दिल से करोगे।
और दूसरा काम आप प्रेशर से करोगे एज अ जॉब। जिस दिन आप अपने काम को प्यार करने लग जाओ, दिल से करने लग जाओ, उसको एंजॉयमेंट की तरह करोगे, जो आपने पहले पूछा था ना, भाग्य बदल जाएगा। और इसे ही राजयोग कहते हैं। यही राजयोग यही है। राजयोग, क्योंकि अब जब भी हम एस्ट्रोलॉजी कोई वो खोलते हैं तो बार बार आता है राजयोग। आलिया भट्ट का कुंडली में राजयोग था, इसकी कुंडली में ये राजयोग था। राजयोग की कुंडली कैसे होती है सर? राजयोग बहुत आम चीज है, मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है। राजयोग मोस्टली कुंडलियों में होता है। और राजयोग भंग होने बनता के वही है जो कर्म वाला। कर्म तो हर चीज में इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजयोग भंग होने के बहुत योग है। कैसे? कुंडली के योग बनते हैं कि राजयोग के अंदर अगर राहु केतु का संबंध आ जाए तो भंग हो गया, पाप ग्रह की दृष्टि आ गई तो भंग हो गया। कौन से भाव में बन रहा है। फिर दूसरी चीज, जब तक उस राजयोग की संबंधित दशा नहीं आएगी, महादशा, आपको फल नहीं मिलेगा। कितने राजयोग धन योग, जब उसकी दशा आएगी तभी फल मिलेगा। सिर्फ एक ही योग है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देता है, और वो है पंच महापुरुष योग। राजयोग से तो बहुत बड़े बड़े योग हैं। अब जैसे इंदिरा गांधी की कुंडली में क्या था, महाभाग्य योग, जिसका योग ही महाभाग्य है। पंच महापुरुष योग, विष्णु योग, कमल योग, जो कहते हैं ना कि ऊपर बहुत ऊपर जो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए वहां पड़ गए, वो राजयोग से नहीं बनते। वो ज्योतिष में कुछ नबस योग है, उनके अंदर उनकी व्याख्या दी गई है। 32 प्रकार के होते हैं। वो आदमी को ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं और जमीन पे भी गिराते हैं। उसमें अच्छे बुरे दोनों तरीके के योग हैं। सर जैसे एस्ट्रोलॉजी तो आजकल हर आपने शुरू में भी कहा था कि ये तो हर घर में होने लग गया। हर घर का दरवाजा मजाक बना दिया गया है। दरवाजा खोलो तो ज्योतिष निकलता है। तो कैसे पहचाने फेक ज्योतिष को और कैसे रियल ज्योतिष? कुंडली दो और अपना कुछ मत पूछो, तो आप बताइए। आप भविष्य पूछने जा रहे हो ना, तो मेरे बारे में बताओ। विदाउट कुंडली के, विदाउट नहीं, विद कुंडली। डोंट पुट योर क्वेश्चंस। यस। लोग क्या करते हैं, गए और अपने क्वेश्चंस बताने लग जाते हैं। पहले ज्योतिष को बोलने दो 10 मिनट तक, आपको पता चल जाएगा राइट कि वो कितना सही है कितना गलत है। मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आप किस लिए आए हो। ये सर एक्चुअली ये बात सही बोली। जब भी हम ज्योतिष को कुंडली दिखाने जाते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि आप किस लिए आए हो। किस लिए आए हो? शादी के बारे में पूछना है, घर के बारे में पूछना है, कैरियर के बारे में पूछना है, किसके बारे में पूछना है, और देन जाके वो अपनी बातें तो जाओ कुंडली रखो और कीप क्वाइट। उसके बाद बताने दो। उसको सुनो पहले, आपको पता चल जाएगा। पर कुछ चीजें तो सिमिलर होते हैं जो व्यक्ति के कुछ होंगी ना। कुछ होंगी, 10 में से 2 होंगी, 3 होंगी। फिर आप क्वेश्चन पूछ लो, काउंटर क्वेश्चन करो ना। रोका किसने है? राइट सर। सबसे ज्यादा तो खराब ये हो गया जो ऐप ने मिनट्स कर दिए। सामने वाला ये सोचता है कि मेरे पैसे लग रहे हैं, मैं फटाफट क्वेश्चन कर लूं। पहले जज तो कर लो कितना राइट है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में ज्योतिष को कितना फॉलो करते हैं? मैं बहुत फॉलो करता हूँ। रियली? मतलब अगर आप आज पॉडकास्ट के लिए आए हो तो मुहूर्त देखा आपने? नहीं, इस चीज के मतलब डे टू डे लाइफ में नहीं करता। बट साल में जैसे मैं खुद कहता हूँ 2 बार कुंडली जरूर चेक करानी चाहिए। तो मैं अपनी और अपने वाइफ की, बेटे की, परिवार की, सबकी करता हूँ। और या कोई महत्वपूर्ण स्टेप उठाने जा रहा हूँ तब भी मैं उसका सहायता लूंगा, जरूर लूंगा। और ज्योतिष का प्रभाव बताऊं आपको जनरेशन पे कैसे पड़ता है। मेरा बेटा 12.5 साल का है, वो 4-5 साल का था
तो तब उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था एक बार, पापा क्या मैं आपको अपनी कुंडली दिखा सकता हूँ? मैंने कहा क्यों बेटा, क्या हुआ? ये सच्ची घटना है बिल्कुल। कहता है पापा एक बार देखोगे, 2 4 5 दिन में मैं पिटने तो नहीं वाला मम्मी से। मैंने कहा बेटा आपने क्या गलती करी है, तभी पिटोगे ना। यस। ये है ज्योतिष। आदमी को विश्वास बनता है, लेकिन उस पे डिपेंड मत होइए। मैं फिर बोल रहा हूं, उसको गाइडेंस के रूप में लेके चलिए। कोई भी ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदल सकता। भाग्य तो आपको ही बदलना पड़ेगा। खाली हम तो आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, संभावनाएं बता सकते हैं बस। और टाइम खराब है तो देवी माँ ही उनको बाहर निकालेंगे। हमारे हाथ में नहीं है। हम तो बस आपको मार्ग दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उस मार्ग पे चलना या नहीं चलना ये आपका डिसीजन है। और सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं कह रहा 10 जगह मत जाओ, लेकिन विश्वास एक पे करो। जो आदमी 10 जगह घूमेगा वो अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, दूसरे की नहीं कर रहा। हाँ, कहते हैं ना कि डिसीजन लेना है तो शेर की तरह लो। बस कि अगर वो रोड क्रॉस कर रहा हो तो डट के चलता है, उसे फर्क नहीं पड़ता पीछे से कौन आ रहा आगे से। लेकिन जो कुत्ता होता है ना, वो कंफ्यूज होता रहता है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, और उसी कंफ्यूजन के कारण वो स्वाह हो जाता है। बिल्कुल तो सही। कंफ्यूजन व्यक्ति चाहे उसके पास में कितना भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर आए, तब भी उसे काम भरोसा नहीं बनेगा। दिखा सकता। हाँ, उसके लिए भरोसा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से ज्योतिष सिर्फ प्रिडिक्शन है या एक हीलिंग प्रोसेस भी है? ना ज्योतिष ना प्रिडिक्शन है, ना हीलिंग है, ये साइंस है। साइंस है। ओनली साइंस। और ये एक ऐसी विद्या है जो प्रिडिक्शन तो बहुत छोटी चीज है, आपके जन्मों की चीजें बता सकती है। और वो कोई नहीं बता सकता, वो कोई गणित नहीं बता सकती, कोई नहीं बता सकता। ज्योतिष वो विद्या है, प्रिडिक्शन तो बहुत छोटी सी चीज है। उस पर विश्वास तो करिए और उसका अध्ययन करिए। मैं पढ़ाता भी हूं, तो मेरे पढ़ाने का कोर्स का टाइम पता है आपको कितना है? 8 साल। मैं 8 साल में ज्योतिष तैयार करता हूं। मेरे स्टूडेंट्स 3 साल के बाद मैं उनको बोलता हूं अब कुंडली देखना स्टार्ट करोगे। राहु काल बहुत सुनने में आता है, ये है क्या? देखिए राहु काल जो है ना, एक हर रोज का समय निश्चित करा हुआ है। जैसे आज सोमवार है, सोमवार को राहु काल 7:30 से 10 बजे तक का था, वो 9 बजे तक का, 1.5 घंटे का। इस कार्य में कोई नया काम नहीं करना चाहिए। ये काल राहु का काल है, मतलब उस टाइम पे पर्टिकुलर राहु एक्टिव है। लेकिन राहु से संबंधित कार्य करना है तो उससे बढ़िया क्या काल है? ये भी तो सोचिए ना। राइट। हाँ, डिपेंड करता है क्या काम करना है, क्या काम करना है। राहु नशा है, इल्यूजन है। इल्यूजन वाला काम करना है तो राहु काल में करो ना। एग्जाम्पल, हम आज आपने मुझे बुलाया, बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया हूं। लेकिन है तो ये एक इल्यूजन। जो आज सोशल मीडिया है ये क्या है? इल्यूजन है ना। आज जो मैं अभी बोल रहा हूं वो मैं दिख रहा हूं, बट अंदर से मैं क्या हूं या बाहर क्या हूं ये तो नहीं पता चलेगा ना।
इल्यूजन का कार्य कब करना चाहिए? इल्यूजन के टाइम पे राहु काल के समय। बिल्कुल करो ना। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाना है तो राहु के उपाय ही चलाएंगे। सामने वाले को मिथ पैदा करना है, ये है राहु। तो राहु काल कई चीजों में बहुत अच्छा है, लेकिन 90% चीजों के लिए खराब है। खराब। ओके। क्या शरीर के 2 हिस्से होने के बाद कोई जीवित रह सकता है, और यदि नहीं तो राहु केतु कैसे जीवित है? देखिए, ये जो कथा आपने सुनी होगी, अमृत पान किया हुआ नहीं, है। और यदि आपका इशारा अमृत की ओर है तो ये अमृत क्या है? देखो, कथाएं, हाँ जी। जो दिवाली से धनतेरस पे कलश निकला था, ये सब कथाएं हैं। ठीक है। अब अगर राहु केतु कथाओं में आप छोड़ दीजिए, ज्योतिष क्या है? एस्ट्रोनॉमी है, सोलर सिस्टम। समझिएगा, एक है जिन ग्रहों को हम देख सकते हैं, प्रकाशिक ग्रह, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट है। वो कौन से हैं? खाली सन एंड मून, यस, नथिंग एल्स। यस। बाकी तो किसी को नहीं देखा ना। बिल्कुल सर। कौन? राम जी, हनुमान जी, देवी जी। हम पूछते हैं, मानते हैं, श्रद्धा है, सब कुछ है, बट देखा नहीं। देखने में कौन से 2 भगवान हैं खाली जो हमें दिखते हैं आंखों से? सूर्य भगवान और चंद्र भगवान। अर्थ के, एस्ट्रोनॉमिकली बता रहा हूं मैं आपको, अर्थ के दोनों तरफ ये घूम रहे हैं। जो पाथ है, जब वो पाथ जब कटता है, वो 2 पॉइंट राहु केतु हैं, इसीलिए वो ठीक 180 डिग्री के आमने सामने रहते हैं। कथाओं में कुछ भी है, वो एक अलग चीज है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी की कथाएं अलग, एस्ट्रोलॉजी की कथा अलग है। बट एस्ट्रोलॉजी प्रॉपर एक साइंस है, और साइंस ये कहती है जब वो अर्थ के दोनों पाथों को, जब वो जो कटता है, जहां पर वो ठीक 180 डिग्री पे कटता है, वो दोनों पॉइंट, जो 2 रिंग है, दैट इज कॉल्ड एज अ राहु केतु इन एस्ट्रोलॉजी, एंड दे आर ऑलवेज 180 डिग्री ऑपोजिट टू ईच अदर। इसीलिए राहु केतु कुंडली में आमने सामने होते हैं। लाल किताब की बहुत चर्चा होती है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज मानता हूं, सारे ज्ञान अच्छे हैं, ठीक है, मैं सबका आदर करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ भरत पराशर होरा शास्त्र को फॉलो करता हूं और वेदों को फॉलो करता हूं। बस भरत पराशर होरा शास्त्र है। आपने लाल किताब कहा, वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र नहीं है, राइट। शास्त्र हमेशा शास्त्र रहेगा। पराशर ऋषि हैं जिन्होंने ज्योतिष लिखा, तो वो शास्त्र है। और जो वेद कहते हैं और जो हमारे पुराण कहते हैं, कलयुग में दान और जाप से ऊपर कुछ नहीं है, तो भगवान की शरण से ऊपर कुछ नहीं है। उपाय उनके करो। ज्योतिष में 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह ही क्यों कम या अधिक भी तो हो सकते हैं? बिल्कुल। पहली बात, ज्योतिष में 27 नक्षत्र नहीं होते। ये नहीं बात। 28वां नक्षत्र भी है। कौन सा? अभिजीत नक्षत्र। यस सर। थोड़े से टाइम के लिए आता है, बिल्कुल, मकर राशि में। ओके। 28 नक्षत्र हैं। ये अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा, उसी का आंसर है भरत पराशर होरा शास्त्र। अभिजीत नक्षत्र मतलब जिस नाम ही अभिजीत है, उस नक्षत्र में काम करा तो अभिजीत होंगे ही होंगे। जबकि पंचांग हर जगह 27 नक्षत्र ही होते हैं, बट अभिजीत नक्षत्र मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकलता है। अब 12 भाव किस लिए हैं? कुंडली सोलर सिस्टम 360 डिग्री है, 360 डिग्री है। एक मूवमेंट 30 डिग्री की है। जो मूवमेंट है एक हाउस की 30 डिग्री है। 12 into 30, 360, दैट इज द डायामीटर डिवाइडेड बाय 12।
गॉट इट? कुंडली का डायामीटर काटा गया 30 Yes. 30 को करके, तो 12 भाव बने। यस। अब 9 ग्रह क्यों है? उसके आगे प्लूटो और वो सब नेपट्टून क्यों नहीं है? क्योंकि वहीं तक ही असर। हम लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ पे। सोलर सिस्टम में सन कहीं और है, अर्थ कहीं और है। लेकिन एस्ट्रोनॉमी जब करते हैं तो इनको इंटरचेंज कर देते हैं। जब आप इंटरचेंज करते हैं तो अर्थ को सेंटर में लेके कौन से ग्रह का इंपैक्ट हमारे अर्थ पे आ रहा है, बस वहीं तक ही ज्योतिष समाप्त हो गई। तो वो 9 ग्रह हैं, और उसमें भी वो 7 ग्रह हैं, राहु केतु नहीं है। राहु केतु इसलिए है क्योंकि वो दोनों के रिंग को काट रहे हैं। दिस इज वाई नक्षत्र इतने ही। और नक्षत्र भी क्या है? अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो सारे शिव जी के अंग नक्षत्रों के अधीन है। नक्षत्र उनके अधीन है। मतलब कौन से नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति भाग्यशाली होता है? कोई एक नक्षत्र? रोहिणी नक्षत्र। उसमें मतलब क्या प्रभाव है रोहिणी नक्षत्र, और है क्या रोहिणी नक्षत्र? रोहिणी बहुत अच्छा नक्षत्र है, या पुष्य नक्षत्र। ये सब ऐसे नक्षत्र हैं जो आदमी को सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। रोहिणी चंद्रमा का सुंदर, तेजस्वी, रूपवान, ज्ञानवान, कलाओं में निपुण, इमोशनली। कितना बढ़िया जाएगा बंदा। पुष्य नक्षत्र, साक्षात प्रभु की कृपा उस पे। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक, रवि पुष्य और गुरु पुष्य कितना अच्छे योग होते हैं। ये पुष्य नक्षत्र खाली उसमें विवाह नहीं होता, पुष्य नक्षत्र का आदमी बहुत राइज करेगा। हर ग्रह, हर नक्षत्र का अलग अलग रोल है। ओके सर, जैसे कहते हैं कि बंधन, किसी ने बंधन किया हुआ है, घर पे बंधन होता है, इंसान पे भी बंधन होता है, तो सब पे बंधन हो से सकता कैसे मुक्त हो जाए, और कैसे पता चलता है कि बंधन है? एकदम से अकस्मात चीजें रुक गई, सब खराब चल रहा है, कुंडली के अंदर राहु का प्रभाव आ गया, शनि का प्रभाव आ गया, चंद्रमा का प्रभाव आ गया, तो इसका मतलब बंधन है। बंधन आ गया तो आपकी सारी चीजें रुक गई, जीवन एकदम स्टॉप हो गया। हर चीज में असफलता, हर चीज में असफलता। फिर क्या किया जाए? हाँ, इसके लिए क्या किया जाए? बंगलामुखी करवाइए, बंगलामुखी जाप करवाइए, काली हवन करवाइए, बहुत है, हनुमान जी के हवन है, छोटे छोटे बहुत उपाय। डिपेंड करता है बंधन किस तरह का है, बिना चेक करे कैसे बताया जा सकता है। करते क्यों है सर बंधन लोग? जलन। और इससे उनको कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता? जो करेगा, जो कराएगा, दोनों का अनिष्ट पक्का होगा। पक्का 110% होगा अनिष्ट। सर, मेरे जितने भी सवाल थे आपसे, उनका आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए, और सभी सवालों को हमने ऑलमोस्ट सभी सवालों को अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब है हमारा लास्ट सेशन रैपिड फायर का, और मैं उससे पूछना चाहती हूँ आपसे जुड़े सवालों को। तो क्या पसंद करते हैं, कॉफ़ी या चाय? कॉफी। ओके, मॉर्निंग पर्सन या नाइट ऑयल? मॉर्निंग पर्सन। ओके, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी। फेवरेट प्लैनेट, शनि या मंगल? हाँ, इन दोनों में से शनि। शनि। कुंडली देखना ज्यादा पसंद है या टैरो कार्ड कुंडली ट्राई करना? ओनली कुंडली देखना। शादी के सवाल ज्यादा आते हैं या पैसे के? पैसे के। एक वर्ड में ज्योतिष बताइए। ज्योतिष एक वर्ड में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना अनंत सागर है, फिर भी सिर्फ एक वर्ड अगर लेके चलेंगे, अथाह सागर। राइट। बॉलीवुड या क्रिकेट, क्या पसंद है? दोनों ही पसंद नहीं है। दिल्ली स्ट्रीट फूड या रेस्टोरेंट फूड? स्ट्रीट फूड। आपके लिए लकी नंबर, आपका लकी नंबर? मेरा लकी नंबर जी 6।
सिक्स राजयोग आजकल बहुत चल रहा है ये राजयोग। प्यार का योग ज्यादा पावरफुल है या पैसे का योग? प्यार है तो पैसा आ ही जाएगा। ओके। राजयोग पसंद है या धन योग पसंद है? घर का सुख ज्यादा पसंद है। नहीं। अगर ग्रह एक पार्टी एक करें तो कौन सा डीजे बजेगा? कौन सा डीजे बजाएगा? ग्रह अगर एक पार्टी करेगा तो डीजे सार कौन सा बजाएगा? हाँ, त्वं शरणं मां त्वं शरणं त्वं शरणं मां त्वं शरणं मां त्वं शरणं, ये बजाएगा, क्योंकि ग्रह आदि शक्ति के अधीन है। ओके। कुंडली देख के कभी खुद को इम्प्रेस किया है? स्टार्टिंग में होता था ओके। जब सीख रहे थे। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे जिद्दी ग्रह कौन सा है? सबसे जिद्दी ग्रह राहु। एक चीज जिसके बिना आपका दिन अधूरा है? मेरी दैनिक पूजा पाठ और हवन जो मैं रोज करता हूँ। ओके। इंस्टाग्राम रील्स देखने का या यूट्यूब वीडियोज बनाना क्या पसंद है? मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं था। हम्म। इस साल मेरी वाइफ ने फोर्स करा तब मैंने स्टार्ट करा इस साल से। ओके। बट हाँ, इन सब में भी मुझे रील और इसका मुझे वो रहता है, मुझे जैसे आप बात कर रहे हैं मुझे बात करना बहुत पसंद है। आपके लिए सबसे ज्यादा टफ क्या है, ग्रहों को समझाना या ऑडियंस को समझाना? ये दोनों सेम चीज है। सेम ही है। क्योंकि जब अगर आप ग्रहों को समझ गए तो सामने वाले को तो अपने आप ही समझा दोगे। अगर एक दिन के लिए सुपर पावर मिले तो क्या करेंगे आप? दुनिया से जेलसी हटा दूंगा। शादी के लिए कुंडली ज्यादा इम्पोर्टेंट है या केमिस्ट्री? केमिस्ट्री। तो थैंक यू सो मच सर, आपने सारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें आज हम इस पॉडकास्ट से सीखे और मुझे उम्मीद है इस पॉडकास्ट के बाद कि जब लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो बहुत सारे मिथ को उनके टूटेंगे और बहुत सारी रेमेडीज आपने हर सवाल में दिए हैं, तो ज़रूर उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा ये पॉडकास्ट। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ में मैं इजाज़त लेती हूँ। जय मां पहाड़ी। जय मां पहाड़ी। थैंक यू।